फिल्म की शुरुआत होती है जापान से, जहां पर के शिप के द्वारा कुछ अनजान कंटेनर्स जो हैं वो जापान आ जाते हैं और उन कंटेनर्स में लाल चंदन की लकड़ी भरी पड़ी थी और साथ ही पुष्पा भाऊ भी इन्हीं लाल चंदन की लकड़ियों के साथ मौजूद था। जब जापानियों ने देखा तो उन्होंने पुष्पा भाऊ को उल्टा टांग दिया था, लेकिन जैसे तैसे पुष्पा भाऊ ने अपने हाथ छुड़ाए और इन जापानियों से फाइट करने लगे। मालूम चलता है कि दरअसल में इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रखी, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पुष्पा भाऊ को ही यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिरी में पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये महज एक सपना था। अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजा जाना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भगत सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भगत सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है और जब वो वहाँ पर पहुंचा तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को पूरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। ये देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चले जाएगी। ये सुनकर पुष्पा भाऊ इनको कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और बाबा की मूर्ति के लिए जब कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ पर श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है। मुरली हमेशा उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है, वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को उनसे मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा संतप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाना ताकि हम उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएं। पुष्पा ने अपनी बीवी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता। उनका मानना ये है कि ये ज्योति जो है वो पैर में ही रहनी चाहिए, उसे हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोली थी। ये देखकर यहाँ पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सितप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होंगे तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाएंगे, जिस पर के सितप्पा कहता है तुम्हें चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सितप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सितप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुमने ही बनना है। इसके बाद सितप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने ही सितप्पा से कहा था कि वो सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सितप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सितप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बचाना होगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सितप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मॉर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे एक टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे, लेकिन अब वो इस डील को विदेश में लेकर जाएगा तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है एक टन पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा जो
है वो तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहाँ वो लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उसे देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर्स जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों के जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। ये लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने लगा है। वो ये बात शिखावत से जाकर कहते हैं ताकि शिखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शिखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर्स को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर्स डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भगत सिंह को जब ये बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शिखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भगत सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जबकि मंगल सिंह चाह रहा था कि बस वो उसे डराए धमकाए, लेकिन भगत सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने सिर्फ मार दिया है तो वो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसको श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग जो हैं वो सीतप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा भगत सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सीतप्पा ये होने नहीं दे सकता, इसलिए सीतप्पा तुरंत ही भगत सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भगत सिंह नहीं मानता। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सीतप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे? यह सुनने के बाद भगत सिंह तुरंत ही ओके कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि आखिर पुष्पा भगत सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? पुष्पा सीतप्पा श्रीवल्ली और सिंडिकेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पे उसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भगत सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भगत सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये आवाज रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और यही वो बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शौक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। जब भगत सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भगत सिंह की कार को एक सॉलिड टक्कर मारता है तो भगत सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर देता है। भगत सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहाँ पे भगत सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता। वो उसे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। यह सुनने के बाद भगत सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को भगत सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भगत सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन आखिर में भगत सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग कर देता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके ये सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक हैं सारे ड्राइवर्स को वहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर्स को लेकर यहाँ से चला जाता है और भगत सिंह इन लोगों पर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर भगत सिंह, मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारे लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की
लकड़ियाँ नॉर्मल लकड़ियाँ हैं। मतलब कि यहाँ पर भगत सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भगत सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है। मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही सारे में उसने ये भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने लगा है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वो माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। ये सीन इतना ज्यादा शानदार है दोस्तों कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कमाल के थे, क्योंकि सारे एक्शन इमोशन से भरे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो उसने मुरली को बहुत ही ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और मिसबिहेव किया था, उन लोगों को मुरली ने अधगंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सीनू और उसकी बीवी और भगत सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो तुम्हारे सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग आने वाली है और ये सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तो सीएम तुरंत ही आदेश दे देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने से रोके। तो ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भगत सिंह शेखावत यहाँ पे पहुंच तो जाता है, लेकिन वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भगत सिंह शेखावत इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भगत सिंह शेखावत का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी एकदम तय है, क्योंकि अब के पास सरकार भी नहीं रही थी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भगत सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफी सारी पी हुई थी, तो वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और भगत सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया और ना ही ये बताया गया कि वो मारा गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सितप्पा बन चुका था सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि जो 24 जुलाई को उसके घर पर सीएम खुद आएंगे और वो उसके साथ खाना भी खाएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे। तो आज 24 जुलाई थी, सितप्पा यहाँ पर आता है, फोटो खिंचवाता है और सितप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो भले ही सितप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज पर पुष्पा राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने पूजने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब कि मुरली की पत्नी जो है वो पुष्पा के घर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास गया। वहाँ लाइव आकर उसने लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें रप्पा रप्पा करके जान से मार डालेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। ये बातें सितप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सितप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करें, हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सितप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पे पहुंच भी जाता है। यहाँ पे पहुंचकर तो सबसे पहले वो शॉटगन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का बेटा पुष्पा से कहता है कि
तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुष्पा उन्हें गन दे देता है और फिर बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांध देते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और फिर वो उड़ उड़कर इन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। दोस्तों ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल का था। तो मिनिस्टर का भाई भी वहाँ पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर आता है तो उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है, वो भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी नहीं देखा था। बाद में पुष्पा भी इन्हें माफ कर देता है और अपनी पूरी फैमिली समेत वो यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिरी में पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये महज एक सपना था। अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजा जाना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भगत सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भगत सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है और जब वो वहाँ पर पहुंचा तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को पूरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। ये देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चले जाएगी। ये सुनकर पुष्पा भाऊ इनको कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और बाबा की मूर्ति के लिए जब कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ पर श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है। मुरली हमेशा उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है, वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को उनसे मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा संतप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाना ताकि हम उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएं। पुष्पा ने अपनी बीवी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता। उनका मानना ये है कि ये ज्योति जो है वो पैर में ही रहनी चाहिए, उसे हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोली थी। ये देखकर यहाँ पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सितम्पा से कहा कि अगर आप सीएम होंगे तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाएंगे, जिस पर के सितम्पा कहता है तुम्हें चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सितम्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सितम्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी।
जाएगी। पुष्पा यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुमने ही बनना है। इसके बाद सितप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने ही सितप्पा से कहा था कि वो सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सितप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सितप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बचाना होगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सितप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मॉर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे 1 टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे। लेकिन अब वो इस डील को विदेश में लेकर जाएगा तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है 1 टन पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा जो है वो तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहाँ वो लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उसे देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर्स जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों के जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। ये लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने लगा है। वो ये बात शिखावत से जाकर कहते हैं ताकि शिखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शिखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर्स को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर्स डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भगत सिंह को जब ये बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शिखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भगत सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल सिंह चाह रहा था कि बस वो उसे डराए धमकाए। लेकिन भगत सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने सिर्फ मार दिया है तो वो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसको श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग जो हैं वो सितप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा भगत सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सितप्पा ये होने नहीं दे सकता, इसलिए सितप्पा तुरंत ही भगत सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भगत सिंह नहीं मानता। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सितप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे? यह सुनने के बाद भगत सिंह तुरंत ही ओके कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि आखिर पुष्पा भगत सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? पुष्पा सितप्पा श्रीवल्ली और सिंडिकेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पे उसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भगत सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भगत सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये आवाज रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और यही वो बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शौक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। जब भगत सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भगत सिंह की कार को एक सॉलिड टक्कर मारता है तो भगत सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर देता है। भगत सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहाँ पे भगत सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता। वो उसे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। यह सुनने के बाद भगत सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को भगत सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भगत सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन आखिर में भगत सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग कर देता है। तभी कटलेट जो
है वो पुष्पा के पास कॉल करके ये सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक हैं सारे ड्राइवर्स को वहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर्स को लेकर यहाँ से चला जाता है और भगत सिंह इन लोगों पे फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर भगत सिंह, मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारे लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां हैं। मतलब कि यहाँ पर भगत सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भगत सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है, मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही सारे में उसने ये भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने लगा है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वो माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। ये सीन इतना ज्यादा शानदार है दोस्तों कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कमाल के थे, क्योंकि सारे एक्शन इमोशन से भरे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो उसने मुरली को बहुत ही ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और मिसबिहेव किया था, उन लोगों को मुरली ने अधगंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सीनू और उसकी बीवी और भगत सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो तुम्हारे सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग आने वाली है और ये सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तो सीएम तुरंत ही आदेश दे देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने से रोके। तो ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भगत सिंह शेखावत यहाँ पे पहुंच तो जाता है, लेकिन वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भगत सिंह शेखावत इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भगत सिंह शेखावत का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी एकदम तय है, क्योंकि अब के पास सरकार भी नहीं रही थी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भगत सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफी सारी पी हुई थी, तो वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और भगत सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया और ना ही ये बताया गया कि वो मारा गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सितप्पा बन चुका था सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि जो 24 जुलाई को उसके घर पर सीएम खुद आएंगे और वो उसके साथ खाना भी खाएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे। तो आज 24 जुलाई थी, सितप्पा यहाँ पर आता है, फोटो खिंचवाता है और सितप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो भले ही सितप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज पर पुष्पा राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने पूजने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब कि मुरली की पत्नी जो है वो पुष्पा के घर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास गया। वहाँ लाइव आकर उसने लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें रप्पा रप्पा करके जान से मार डालेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। ये बातें सितप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सितप्पा से पुष्पा
पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करें, हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सीतप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पे पहुँच भी जाता है। यहाँ पे पहुंचकर तो सबसे पहले वो शॉटगन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का बेटा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुष्पा उन्हें गन दे देता है और फिर बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांध देते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और फिर वो उड़ उड़कर इन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। दोस्तों ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल का था। तो मिनिस्टर का भाई भी वहाँ पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर आता है तो उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहाँ पे पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है, वो भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी नहीं देखा था। बाद में पुष्पा भी इन्हें माफ कर देता है और अपनी पूरी फैमिली समेत वो यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिरी में पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये महज एक सपना था। अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजा जाना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भगत सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भगत सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है और जब वो वहाँ पर पहुंचा तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को पूरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। ये देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चले जाएगी। ये सुनकर पुष्पा भाऊ इनको कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और बाबा की मूर्ति के लिए जब कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ पर श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है? मुरली हमेशा उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है, वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को उनसे मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा संतप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाना ताकि हम उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएं। पुष्पा ने अपनी बीवी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक
ठीक नहीं करवाता। उनका मानना ये है कि ये ज्योति जो है वो पैर में ही रहनी चाहिए, उसे हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोली थी। ये देखकर यहाँ पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सितप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होंगे तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाएंगे, जिस पर के सितप्पा कहता है तुम्हें चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सितप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सितप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुमने ही बनना है। इसके बाद सितप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है क्योंकि पुष्पा ने ही सितप्पा से कहा था कि वो सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सितप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सितप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है क्योंकि हमें बचाना होगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सितप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मॉर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे एक टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे। लेकिन अब वो इस डील को विदेश में लेकर जाएगा तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है एक टन पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा जो है वो तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहाँ वो लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उसे देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर्स जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों के जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। ये लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने लगा है। वो ये बात शिखावत से जाकर कहते हैं ताकि शिखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शिखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर्स को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर्स डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भगत सिंह को जब ये बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शिखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भगत सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल सिंह चाह रहा था कि बस वो उसे डराए धमकाए। लेकिन भगत सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने सिर्फ मार दिया है तो वो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसको श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग जो हैं वो सितप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा भगत सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सितप्पा ये होने नहीं दे सकता, इसलिए सितप्पा तुरंत ही भगत सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था लेकिन भगत सिंह नहीं मानता। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सितप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे। यह सुनने के बाद भगत सिंह तुरंत ही ओके कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि आखिर पुष्पा भगत सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? पुष्पा सितप्पा श्रीवल्ली और सिंडिकेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पे उसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भगत सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भगत सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये आवाज रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और यही वो बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शौक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। जब भगत सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भगत सिंह की कार को एक सॉलिड टक्कर मारता है तो भगत सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर देता है। भगत सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहाँ पे भगत सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता। वो उसे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। यह सुनने के बाद भगत सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट
पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियाँ गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को भगत सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भगत सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन आखिर में भगत सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग कर देता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके ये सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक हैं सारे ड्राइवर्स को वहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर्स को लेकर यहाँ से चला जाता है और भगत सिंह इन लोगों पर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर भगत सिंह, मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारे लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां हैं। मतलब कि यहाँ पर भगत सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भगत सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है, मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही सारे में उसने ये भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने लगा है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वो माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। ये सीन इतना ज्यादा शानदार है दोस्तों कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कमाल के थे, क्योंकि सारे एक्शन इमोशन से भरे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो उसने मुरली को बहुत ही ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और मिसबिहेव किया था, उन लोगों को मुरली ने अधगंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सीनू और उसकी बीवी और भगत सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो तुम्हारे सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग आने वाली है और ये सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तो सीएम तुरंत ही आदेश दे देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने से रोके। तो ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भगत सिंह शेखावत यहाँ पे पहुंच तो जाता है, लेकिन वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भगत सिंह शेखावत इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भगत सिंह शेखावत का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी एकदम तय है, क्योंकि अब के पास सरकार भी नहीं रही थी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भगत सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफी सारी पी हुई थी, तो वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और भगत सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया और ना ही ये बताया गया कि वो मारा गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सितप्पा बन चुका था सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि जो 24 जुलाई को उसके घर पर सीएम खुद आएंगे और वो उसके साथ खाना भी खाएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे। तो आज 24 जुलाई थी, सितप्पा यहाँ पर आता है, फोटो खिंचवाता है और सितप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो भले ही सितप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज पर पुष्पा राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने पूजने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब कि मुरली की पत्नी जो है वो पुष्पा के घर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और अगर
उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास गया। वहाँ लाइव आकर उसने लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें रप्पा रप्पा करके जान से मार डालेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। ये बातें सीतप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी। लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब के सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सीतप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करें। हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सीतप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पे पहुँच भी जाता है। यहाँ पे पहुंचकर तो सबसे पहले वो शॉटगन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का बेटा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुष्पा उन्हें गन दे देता है और फिर बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांध देते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और फिर वो उड़ उड़कर इन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। दोस्तों ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल का था। तो मिनिस्टर का भाई भी वहाँ पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर आता है तो उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहाँ पे पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है, वो भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी नहीं देखा था। बाद में पुष्पा भी इन्हें माफ कर देता है और अपनी पूरी फैमिली समेत वो यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिरी में पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये महज एक सपना था। अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजा जाना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भगत सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भगत सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है और जब वो वहाँ पर पहुंचा तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को पूरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। ये देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चले जाएगी। ये सुनकर पुष्पा भाऊ इनको कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और बाबा की मूर्ति के लिए जब कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ पर श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है?
मुरली हमेशा उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है। वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को उनसे मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा संतप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था। इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाना, ताकि हम उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएं। पुष्पा ने अपनी बीवी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता। उनका मानना ये है कि ये ज्योति जो है वो पैर में ही रहनी चाहिए, उसे हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोली थी। ये देखकर यहाँ पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सितप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होंगे तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाएंगे? जिस पर सितप्पा कहता है तुम्हें चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सितप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? सितप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुमने ही बनना है। इसके बाद सितप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने ही सितप्पा से कहा था कि वो सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सितप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सितप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बचाना होगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सितप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मॉर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे एक टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे। लेकिन अब वो इस डील को विदेश में लेकर जाएगा तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है एक टन पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा जो है वो तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहाँ वो लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उसे देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर्स जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों के जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। ये लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने लगा है। वो ये बात शिखावत से जाकर कहते हैं ताकि शिखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शिखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर्स को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर्स डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भगत सिंह को जब ये बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शिखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भगत सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल सिंह चाह रहा था कि बस वो उसे डराए धमकाए। लेकिन भगत सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने सिर्फ मार दिया है तो वो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसको श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग जो हैं वो सितप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा भगत सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सितप्पा ये होने नहीं दे सकता, इसलिए सितप्पा तुरंत ही भगत सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भगत सिंह नहीं मानता। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सितप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे? यह सुनने के बाद भगत सिंह तुरंत ही ओके कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि आखिर पुष्पा भगत सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? पुष्पा सितप्पा श्रीवल्ली और सिंडिकेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पे उसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भगत सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भगत सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये आवाज रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और यही वो बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शौक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच
जाता है। जब भगत सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भगत सिंह की कार को एक सॉलिड टक्कर मारता है, तो भगत सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर देता है। भगत सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहाँ पे भगत सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता। वो उससे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। ये सुनने के बाद भगत सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को भगत सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भगत सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन आखिर में भगत सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग कर देता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके ये सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक हैं सारे ड्राइवर्स को वहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर्स को लेकर यहाँ से चला जाता है और भगत सिंह इन लोगों पर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर भगत सिंह, मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारे लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां हैं। मतलब कि यहाँ पर भगत सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भगत सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है, मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही सारे में उसने ये भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने लगा है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वो माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। ये सीन इतना ज्यादा शानदार है दोस्तों कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली यहाँ पे पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कमाल के थे, क्योंकि सारे एक्शन इमोशन से भरे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो उसने मुरली को बहुत ही ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और मिसबिहेव किया था, उन लोगों को मुरली ने अधगंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सीनू और उसकी बीवी और भगत सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो तुम्हारे सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग आने वाली है और ये सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तो सीएम तुरंत ही आदेश दे देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने से रोके। तो ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भगत सिंह शेखावत यहाँ पे पहुंच तो जाता है, लेकिन वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भगत सिंह शेखावत इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भगत सिंह शेखावत का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी एकदम तय है, क्योंकि अब के पास सरकार भी नहीं रही थी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भगत सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफी सारी पी हुई थी, तो वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और भगत सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया और ना ही ये बताया गया कि वो मारा गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सितप्पा बन चुका था सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि जो 24 जुलाई को उसके घर पर सीएम खुद आएंगे
मिलेंगे और वो उसके साथ खाना भी खाएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे। तो आज 24 जुलाई थी। सितप्पा यहाँ पर आता है, फोटो खिंचवाता है और सितप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो भले ही सितप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज पर पुष्पा राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने पूजने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब कि मुरली की पत्नी जो है वो पुष्पा के घर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास गया। वहाँ लाइव आकर उसने लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें रप्पा रप्पा करके जान से मार डालेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। ये बातें सितप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब के सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सितप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करें, हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सितप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पे पहुंच भी जाता है। यहाँ पे पहुंचकर तो सबसे पहले वो शॉटगन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का बेटा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुष्पा उन्हें गन दे देता है और फिर बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांध देते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और फिर वो उड़ उड़ कर इन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। दोस्तों ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल का था। तो मिनिस्टर का भाई भी वहाँ पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर आता है तो उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है, वो भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी नहीं देखा था। बाद में पुष्पा भी इन्हें माफ कर देता है और अपनी पूरी फैमिली समेत वो यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिरी में पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये महज एक सपना था। अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजा जाना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भगत सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भगत सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है और जब वो वहाँ पर पहुंचा तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को पूरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। ये देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चले जाएगी। ये सुनकर पुष्पा भाऊ इनको कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायर
रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है और जब शिखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और बाबा की मूर्ति के लिए जब कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ पर श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है। मुरली हमेशा उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है, वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को उनसे मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा संतप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाना ताकि हम उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएं। पुष्पा ने अपनी बीवी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता। उनका मानना ये है कि ये ज्योति जो है वो पैर में ही रहनी चाहिए, उसे हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोली थी। ये देखकर यहाँ पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सितप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होंगे तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाएंगे, जिस पर सितप्पा कहता है तुम्हें चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सितप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सितप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुमने ही बनना है। इसके बाद सितप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है क्योंकि पुष्पा ने ही सितप्पा से कहा था कि वो सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सितप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सितप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है क्योंकि हमें बचाना होगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सितप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मॉर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे एक टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे, लेकिन अब वो इस डील को विदेश में लेकर जाएगा तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है एक टन पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा जो है वो तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहाँ वो लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उसे देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर्स जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों के जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। ये लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने लगा है। वो ये बात शिखावत से जाकर कहते हैं ताकि शिखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शिखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर्स को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर्स डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भगत सिंह को जब ये बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शिखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भगत सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल सिंह चाह रहा था कि बस वो उसे डराए धमकाए। लेकिन भगत सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने सिर्फ मार दिया है तो वो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसको श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग जो हैं वो सितप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा भगत सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सितप्पा ये होने नहीं दे सकता, इसलिए सितप्पा तुरंत ही भगत सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भगत सिंह नहीं मानता। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सितप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे। यह सुनने के बाद भगत सिंह तुरंत ही ओके कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि आखिर पुष्पा भगत सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? पुष्पा, सितप्पा, श्रीवल्ली और सिंडिकेट के कहने पर
पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पर उसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भगत सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भगत सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये आवाज रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और यही वो बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शौक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। जब भगत सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भगत सिंह की कार को एक सॉलिड टक्कर मारता है, तो भगत सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर देता है। भगत सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहाँ पे भगत सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता। वो उसे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। यह सुनने के बाद भगत सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को भगत सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भगत सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन आखिर में भगत सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग कर देता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके ये सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक हैं सारे ड्राइवर्स को वहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर्स को लेकर यहाँ से चला जाता है और भगत सिंह इन लोगों पर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर भगत सिंह, मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारे लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां हैं। मतलब कि यहाँ पर भगत सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भगत सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है, मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही सारे में उसने ये भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने लगा है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वो माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। ये सीन इतना ज्यादा शानदार है दोस्तों कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली यहाँ पे पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कमाल के थे, क्योंकि सारे एक्शन इमोशन से भरे थे। लेकिन तभी यहाँ पे मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो उसने मुरली को बहुत ही ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और मिसबिहेव किया था, उन लोगों को मुरली ने अधगंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सीनू और उसकी बीवी और भगत सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो तुम्हारे सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग आने वाली है और ये सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तो सीएम तुरंत ही आदेश दे देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने से रोके। तो ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भगत सिंह शेखावत यहाँ पे पहुंच तो जाता है, लेकिन वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भगत सिंह शेखावत इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भगत सिंह शेखावत का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका
ट्रांसफर होना भी एकदम तय है, क्योंकि अब के पास सरकार भी नहीं रही थी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भगत सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफी सारी पी हुई थी, तो वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और भगत सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया और ना ही ये बताया गया कि वो मारा गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सितप्पा बन चुका था सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि जो 24 जुलाई को उसके घर पर सीएम खुद आएंगे और वो उसके साथ खाना भी खाएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे, तो आज 24 जुलाई थी, सितप्पा यहाँ पर आता है, फोटो खिंचवाता है और सितप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो भले ही सितप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज पर पुष्पा राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने पूजने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब कि मुरली की पत्नी जो है वो पुष्पा के घर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास गया। वहाँ लाइव आकर उसने लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें रप्पा रप्पा करके जान से मार डालेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। ये बातें सितप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सितप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करें, हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सितप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पे पहुंच भी जाता है। यहाँ पे पहुंचकर तो सबसे पहले वो शॉटगन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का बेटा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुष्पा उन्हें गन दे देता है और फिर बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांध देते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और फिर वो उड़ उड़ कर इन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। दोस्तों ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल का था। तो मिनिस्टर का भाई भी वहाँ पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर आता है तो उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहाँ पे पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है, वो भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी नहीं देखा था। बाद में पुष्पा भी इन्हें माफ कर देता है और अपनी पूरी फैमिली समेत वो यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिरी में पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये महज एक सपना था। अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजा जाना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भगत सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भगत सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है और जब वो वहाँ पर पहुंचा तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को पूरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों
मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। ये देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चले जाएगी। ये सुनकर पुष्पा भाऊ इनको कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और बाबा की मूर्ति के लिए जब कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ पर श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है। मुरली हमेशा उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है, वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को उनसे मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा संतप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाना ताकि हम उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएं। पुष्पा ने अपनी बीवी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता। उनका मानना ये है कि ये ज्योति जो है वो पैर में ही रहनी चाहिए, उसे हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोली थी। ये देखकर यहाँ पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सितप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होंगे तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाएंगे, जिस पर सितप्पा कहता है तुम्हें चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सितप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सितप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुमने ही बनना है। इसके बाद सितप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने ही सितप्पा से कहा था कि वो सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सितप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सितप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बचाना होगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सितप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मॉर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे 1 टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे, लेकिन अब वो इस डील को विदेश में लेकर जाएगा तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है 1 टन पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा जो है वो तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहाँ वो लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उसे देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर्स जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों के जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। ये लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने लगा है। वो ये बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शेखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर्स को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर्स डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भगत सिंह को जब ये बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शेखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भगत सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल सिंह चाह रहा था कि बस वो उसे डराए धमकाए। लेकिन भगत सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने सिर्फ मार दिया है तो वो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसको श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग जो हैं वो सितप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा भगत सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सितप्पा ये होने नहीं दे सकता, इसलिए सितप्पा तुरंत ही भगत सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह
देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भगत सिंह नहीं मानता। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सितप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे। यह सुनने के बाद भगत सिंह तुरंत ही ओके कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि आखिर पुष्पा भगत सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? पुष्पा, सितप्पा, श्रीवल्ली और सिंडिकेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पर उसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भगत सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भगत सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये आवाज रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और यही वो बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शौक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। जब भगत सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भगत सिंह की कार को एक सॉलिड टक्कर मारता है तो भगत सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर देता है। भगत सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहाँ पे भगत सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता। वो उसे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। ये सुनने के बाद भगत सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को भगत सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भगत सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन आखिर में भगत सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग कर देता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके ये सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक हैं सारे ड्राइवर्स को वहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर्स को लेकर यहाँ से चला जाता है और भगत सिंह इन लोगों पर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर भगत सिंह, मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारे लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां हैं। मतलब कि यहाँ पर भगत सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भगत सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है, मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही सारे में उसने ये भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने लगा है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वो माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। ये सीन इतना ज्यादा शानदार है दोस्तों कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली यहाँ पे पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कमाल के थे, क्योंकि सारे एक्शन इमोशन से भरे थे। लेकिन तभी यहाँ पे मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो उसने मुरली को बहुत ही ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और मिसबिहेव किया था, उन लोगों को मुरली ने अधगंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सीनू और उसकी बीवी और भगत सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो तुम्हारे सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग आने वाली है और ये सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तो सीएम तुरंत ही आदेश दे देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने से रोके। तो ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम
रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भगत सिंह शेखावत यहाँ पे पहुँच तो जाता है, लेकिन वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भगत सिंह शेखावत इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भगत सिंह शेखावत का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी एकदम तय है क्योंकि अब के पास सरकार भी नहीं रही थी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भगत सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफी सारी पी हुई थी तो वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और भगत सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया और ना ही ये बताया गया कि वो मारा गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सितप्पा बन चुका था सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि जो 24 जुलाई को उसके घर पर सीएम खुद आएंगे और वो उसके साथ खाना भी खाएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे। तो आज 24 जुलाई थी, सितप्पा यहाँ पर आता है, फोटो खिंचवाता है और सितप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो भले ही सितप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज पर पुष्पा राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने पूजने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब कि मुरली की पत्नी जो है वो पुष्पा के घर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास गया। वहाँ लाइव आकर उसने लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें रप्पा रप्पा करके जान से मार डालेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। ये बातें सितप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सितप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करें, हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सितप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पे पहुँच भी जाता है। यहाँ पे पहुंचकर तो सबसे पहले वो शॉटगन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का बेटा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुष्पा उन्हें गन दे देता है और फिर बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांध देते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और फिर वो उड़ उड़ कर इन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। दोस्तों ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल का था। तो मिनिस्टर का भाई भी वहाँ पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर आता है तो उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहाँ पे पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है, वो भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी नहीं देखा था। बाद में पुष्पा भी इन्हें माफ कर देता है और अपनी पूरी फैमिली समेत वो यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिरी में पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये महज एक सपना था। अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजा जाना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भगत सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भगत सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुंचा तो
इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को पूरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। ये देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चले जाएगी। ये सुनकर पुष्पा भाऊ इनको कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और बाबा की मूर्ति के लिए जब कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ पर श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है। मुरली हमेशा उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है, वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को उनसे मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा संतप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाना ताकि हम उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएं। पुष्पा ने अपनी बीवी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता। उनका मानना ये है कि ये ज्योति जो है वो पैर में ही रहनी चाहिए, उसे हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोली थी। ये देखकर यहाँ पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सितम्पा से कहा कि अगर आप सीएम होंगे तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाएंगे, जिस पर सितम्पा कहता है तुम्हें चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सितम्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सितम्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुमने ही बनना है। इसके बाद सितम्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने ही सितम्पा से कहा था कि वो सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सितम्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सितम्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बचाना होगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सितम्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मॉर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे 1 टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे, लेकिन अब वो इस डील को विदेश में लेकर जाएगा तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है 1 टन पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा जो है वो तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहाँ वो लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उसे देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर्स जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों के जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। ये लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने लगा है। वो ये बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शेखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर्स को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर्स डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भगत सिंह को जब ये बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शेखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भगत सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल सिंह चाह रहा
था कि बस वो उसे डराए धमकाए, लेकिन भगत सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने सिर्फ मार दिया है तो वो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसको श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग जो है वो सीतप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा भगत सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा, और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सीतप्पा ये होने नहीं दे सकता, इसलिए सीतप्पा तुरंत ही भगत सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भगत सिंह नहीं मानता। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सीतप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे। यह सुनने के बाद भगत सिंह तुरंत ही ओके कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि आखिर पुष्पा भगत सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? पुष्पा सीतप्पा श्रीवल्ली और सिंडिकेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पर उसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भगत सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भगत सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये आवाज रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और यही वो बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शौक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। जब भगत सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भगत सिंह की कार को एक सॉलिड टक्कर मारता है, तो भगत सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर देता है। भगत सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहाँ पे भगत सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता। वो उससे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। ये सुनने के बाद भगत सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को भगत सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भगत सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन आखिर में भगत सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग कर देता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके ये सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक हैं सारे ड्राइवर्स को वहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर्स को लेकर यहाँ से चला जाता है और भगत सिंह इन लोगों पर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर भगत सिंह, मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारे लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां हैं। मतलब कि यहाँ पर भगत सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भगत सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है, मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही सारे में उसने ये भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने लगा है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वो माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। ये सीन इतना ज्यादा शानदार है दोस्तों कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली यहाँ पे पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कमाल के थे, क्योंकि सारे एक्शन इमोशन से भरे थे। लेकिन तभी यहाँ पे मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो उसने मुरली को
बहुत ही ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और मिसबिहेव किया था, उन लोगों को मुरली ने अधगंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सीनू और उसकी बीवी और भगत सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो तुम्हारे सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग आने वाली है और ये सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तो सीएम तुरंत ही आदेश दे देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने से रोके। तो ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भगत सिंह शेखावत यहाँ पे पहुंच तो जाता है, लेकिन वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भगत सिंह शेखावत इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भगत सिंह शेखावत का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी एकदम तय है, क्योंकि अब के पास सरकार भी नहीं रही थी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भगत सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफी सारी पी हुई थी, तो वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और भगत सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया और ना ही ये बताया गया कि वो मारा गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सितप्पा बन चुका था सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि जो 24 जुलाई को उसके घर पर सीएम खुद आएंगे और वो उसके साथ खाना भी खाएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे। तो आज 24 जुलाई थी, सितप्पा यहाँ पर आता है, फोटो खिंचवाता है और सितप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो भले ही सितप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज पर पुष्पा राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने पूजने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब कि मुरली की पत्नी जो है वो पुष्पा के घर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास गया। वहाँ लाइव आकर उसने लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें रप्पा रप्पा करके जान से मार डालेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। ये बातें सितप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब के सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सितप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करें, हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सितप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पे पहुँच भी जाता है। यहाँ पे पहुंचकर तो सबसे पहले वो शॉटगन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का बेटा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुष्पा उन्हें गन दे देता है और फिर बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांध देते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और फिर वो उड़ उड़ कर इन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। दोस्तों ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल का था। तो मिनिस्टर का भाई भी वहाँ पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर आता है तो उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहाँ पे पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है, वो भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी नहीं देखा था। बाद में पुष्पा भी इन्हें माफ कर देता है और अपनी पूरी फैमिली समेत वो यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिरी में पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये
महज एक सपना था। अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहां पर भेजा जाना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भगत सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भगत सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुंचा तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को पूरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। ये देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चले जाएगी। ये सुनकर पुष्पा भाऊ इनको कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और बाबा की मूर्ति के लिए जब कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ पर श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है। मुरली हमेशा उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है, वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को उनसे मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा संतप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाना ताकि हम उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएं। पुष्पा ने अपनी बीवी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता। उनका मानना ये है कि ये ज्योति जो है वो पैर में ही रहनी चाहिए, उसे हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोली थी। ये देखकर यहाँ पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सिंदप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होंगे तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाएंगे, जिस पर सितम्पा कहता है तुम्हें चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सिंदप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सिंदप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुमने ही बनना है। इसके बाद सिंदप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने ही सिंदप्पा से कहा था कि वो सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सिंदप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सिंदप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बचाना होगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सिंदप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मॉर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे एक टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे, लेकिन अब वो इस डील को विदेश में लेकर जाएगा तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है एक टन पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा जो है वो तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहाँ वो लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उसे देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर्स जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों के जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। ये लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने लगा है
वो ये बात शिखावत से जाकर कहते हैं ताकि शिखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शिखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर्स को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर्स डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भगत सिंह को जब ये बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शिखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भगत सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल सिंह चाह रहा था कि बस वो उसे डराए धमकाए। लेकिन भगत सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने सिर्फ मार दिया है तो वो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसको श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग जो हैं वो सीतप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा भगत सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सीतप्पा ये होने नहीं दे सकता, इसलिए सीतप्पा तुरंत ही भगत सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भगत सिंह नहीं मानता। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सीतप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे? यह सुनने के बाद भगत सिंह तुरंत ही ओके कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि आखिर पुष्पा भगत सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? पुष्पा सीतप्पा श्रीवल्ली और सिंडिकेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पे उसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भगत सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भगत सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये आवाज रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और यही वो बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शौक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। जब भगत सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भगत सिंह की कार को एक सॉलिड टक्कर मारता है तो भगत सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर देता है। भगत सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहाँ पे भगत सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता। वो उसे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। ये सुनने के बाद भगत सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को भगत सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भगत सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन आखिर में भगत सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग कर देता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके ये सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक हैं सारे ड्राइवर्स को वहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर्स को लेकर यहाँ से चला जाता है और भगत सिंह इन लोगों पर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर भगत सिंह, मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारे लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां हैं। मतलब कि यहाँ पर भगत सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भगत सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है, मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। पुष्पा यहाँ पर उसे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही सारे में उसने ये भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने लगा है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वो माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। ये सीन इतना ज्यादा शानदार है दोस्तों कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली यहाँ पे पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा
शस्त्र में मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कमाल के थे क्योंकि सारे एक्शन इमोशन से भरे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो उसने मुरली को बहुत ही ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और मिसबिहेव किया था, उन लोगों को मुरली ने हदगंजा करवा दिया।